हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं और स्व राशि में विराजमान है। देखिए, सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, स्व राशि में विराजमान है, परंतु बिल्कुल कमजोर है, 0-1 अंश के हैं। और सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है। देखिए, सूर्य अपने घर में तो है, यह तो अच्छा योग है, परंतु सूर्य पर शनि की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। तो यह जो है, जो अच्छा योग यहाँ पे बन रहा था सूर्य के विराजमान होने के कारण, और सूर्य बुध के साथ भी विराजमान है, जिसे कि बुध आदित्य योग कहा जाता है। परंतु बुध आदित्य योग का फल तब प्राप्त होगा जब सूर्य या बुध कमजोर ना हो, पीड़ित ना हो तब। लेकिन यहाँ तो सूर्य बिल्कुल कमजोर है और केतु की और शनि की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण यहाँ बुध आदित्य योग का फल नहीं प्राप्त होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब यहाँ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पिता से मतभेद हो जाता है और नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जॉब में, रोजगार में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आपको सूर्य को प्रबल करना जरूरी है। सूर्य का मंत्र जाप करें, तांबे का कड़ा धारण करें और शनि केतु से संबंधित हमें उपाय करना जरूरी है। मतलब सूर्य को आपको प्रबल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक सूर्य को प्रबल नहीं करेंगे, रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब चंद्रमा के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है और 17 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत हैं और शुक्ल पक्ष के द्वादशी के भी जन्म है इनका। परंतु यहाँ चंद्रमा पर भी देखिए केतु की दृष्टि है। परंतु यदि केतु की दृष्टि नहीं होगी तो चंद्रमा यहाँ क्या करेंगे? धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर केतु की दृष्टि है। देखिए, यहाँ पर क्या है? केतु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तो मंगल तो यहाँ कोई परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन केतु यहाँ पे जो भी अच्छा योग बता रहा था मैं चंद्रमा से संबंधित, उनमें परेशानी का योग बनाएंगे। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। चंद्रमा मजबूत है लेकिन पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए उसका मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, जिससे कि अच्छा आपको सफलता प्राप्त हो। और उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में देखिए आमदनी भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध को अकारक माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आमदनी के लिए अच्छे योग हैं। और बुध यहाँ देखिए आपके 10वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। तो बुध यहाँ पर है कि कठिनाइयों के साथ या थोड़े कठिन परिश्रम के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। आमदनी भी बहुत अच्छी है। हालांकि स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं, जिसके कारण श्रेष्ठ आमदनी का भी योग नहीं बनता है। तो यहाँ आपको बुध से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो बुध से संबंधित आपको मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि आमदनी और आयु के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में सबसे कारक होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। परंतु गुरु यहाँ से देखिए द्वादश भाव में चले गए और इसके साथ राहु भी विराजमान है। देखिए, गुरु द्वादश भाव में चले गए, राहु के साथ विराजमान है। और गुरु किसके स्वामी है? धन एवं कुटुंब के, विद्या बुद्धि संतान के। तो द्वादश भाव में जाकर यहाँ राहु के साथ विराजमान हो गए, जिसे कि चंडाल योग कहते हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है, कुटुंब से मतभेद रहता है और अत्यधिक फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि गुरु अंश बल में बिल्कुल मजबूत है, परंतु राहु से पीड़ित होने के कारण और द्वादश भाव में जाने के कारण अच्छा फल नहीं दे रहे। तो यहाँ आपको गुरु से संबंधित मंत्र जाप करना है। संभव हो तो हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में देखिए सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, तो इसको अकारक माना जाता है। लेकिन शुक्र जो होते हैं वैवाहिक जीवन के कारक भी होते हैं, सुख सुविधाओं के भी कारक होते हैं। तो शुक्र यहाँ देखिए एकादश भाव में विराजमान है। तो शुक्र यहाँ पे नीच राशि में विराजमान है, कन्या राशि में विराजमान है, जहाँ पे कि शुक्र नीच राशि में माने जाते हैं। परंतु इसके स्वामी जिस भाव में नीच राशि में विराजमान है, इसके स्वामी जो बुध है लग्न से केंद्र में विराजमान है, इसलिए इसको नीच भंग माना जाएगा।
और शुक्र 17 अंश के हैं, तो यहाँ पे शुक्र जो है आमदनी का अच्छा योग प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। और यहाँ से शुक्र पंचम भाव में उच्च दृष्टि पे डाल रहे हैं, उच्च राशि में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपने देखा कि पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में राहु से पीड़ित हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी। परंतु शुक्र यहाँ अपने उच्च दृष्टि डालकर विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता भी दे रहे हैं। तो इसी प्रकार एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए, परंतु हमें गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी गुरु का समय आएगा तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी के योग बनेंगे। और आपको शुक्र का मंत्र जाप करना है, रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं, तो शनि स्वराशि में विराजमान है अपने ही घर में। तो शनि जो है पराक्रम एवं छोटे भाई के स्वामी हैं, माता भूमि भवन के स्वामी हैं। तो शनि यहाँ माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु यहाँ षष्ठ भाव पे दृष्टि डालते हैं अपनी नीच राशि में, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रबल प्रभाव रहता है, लेकिन पेट में किसी प्रकार की बीमारी, पथरी इत्यादि होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है, आलस बना रहता है, और जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है, रोजगार में भी उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है। तो यहाँ शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न नहीं धारण करना है, शनि से संबंधित सिर्फ आपको दान एवं उपाय करना है। राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु द्वादश भाव में गुरु के साथ विराजमान है, तो फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। विद्या बुद्धि संतान धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो विजय प्राप्त होगी, परंतु पेट में बीमारी भी होगी। और यहाँ से राहु जो है वो आपके मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो यह भी ठीक नहीं है। मंगल इस कुंडली में लग्नेश हैं और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और जिस पर के राहु की दृष्टि है। तो यहाँ क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति एवं आयु के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यधिक आवश्यक है। शायद मुझे लगता है मैंने मंगल का फलादेश नहीं बताया, तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में विराजमान हो गए, और इस पर राहु की दृष्टि है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति और आयु में भी परेशानी होती है, पेट के निचले भाग में भी किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना रहती है। तो आपको मंगल का मंत्र जाप करना है, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। केतु यहाँ पर शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी और ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ से केतु दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर अत्यधिक खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यहाँ से द्वितीय भाव में देखिए मंगल पर दृष्टि चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। साथ में धन एवं कुटुंब से संबंधित भी परेशानी होगी, धन का संग्रह ठीक से नहीं होगा, कुटुंब से मतभेद हो जाएगा और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो आपको केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। अब हम एक बार आखिरी निष्कर्ष समझ लेते हैं कि सबसे पहले देखिए लग्नेश मंगल है, इनका मंत्र जाप करना है, गुरु का भी मंत्र जाप आपको करना है, और सूर्य को तो प्रबल करना ही करना है आपको, और चंद्रमा का भी मंत्र जाप करना है क्योंकि ये पीड़ित हो रहे हैं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना अत्यधिक आवश्यक है। राहु केतु शनि का रत्न धारण बिल्कुल भी नहीं करना है, इनका सिर्फ दान एवं उपाय करना है। बाकी सारे फलादेश आपको विस्तार से कुंडली में बताए गए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं और देख कर आप उपाय करें और आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।